अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इंतखाबात से पहले मुल्क में अमूमी तासुर ये मौजूद था कि अवाम के ताज़ा मैंडेट से वजूद में आने वाली हुकूमत मुल्क को आइनी, सियासी और माशी बहरानों से निजात दिलाने में दुरुस्त सिमत का तयन करेगी। क्या मौजूदा हुकूमत ने इस जानिब दुरुस्त कदम उठा लिया है? क्या मईशत को लेकर आलमी मालियाती इदारे उम्मीद अफसा खबरें दे रहे हैं? क्या महंगाई की शरह कम हो रही है? क्या ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है? क्या तरसीलात ज़र में नुमायां इजाफा हो रहा है? क्या IMF से मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं? क्या खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से सरमायाकारों को एतमाद मिल रहा है? क्या सऊदी अरब वादे के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहा है? इन माशी सवालात के बाद अगर सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो क्या मौजूदा हुकूमत वाकई ही किसी हकीकी सियासी मैंडेट के साथ काम कर रही है? PTI ही नहीं बल्कि नवाज शरीफ के दोस्त मौलाना फजलुर रहमान क्या इस हुकूमत को मुंतखब हुकूमत मानते हैं? क्या PTI और उसकी इत्तेहादी जमातों की एहतजाजी सियासत मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जाएगी? क्या एक सूबे में मुखालिफ हुकूमत से वफाक के मामलात मजीद मुतासिर तो नहीं होंगे? आइनी मामलात की बात करें तो इंतजामिया और अदलिया में रोज़ बरोज़ बढ़ती कशीदगी का मंतकी हल क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज़ायद केसेस की मौजूदगी के बावजूद क्या सियासी फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करने की रवायत में मजीद तेजी आएगी? क्या पाकिस्तान का हर सियासी और रियासती इदारा अपनी अपनी आइनी हदूद में रहकर काम कर रहा है? ये हैं आइनी, सियासी और माशी बहरानों से वजूद में आने वाले सवालात जिनके जवाब की हर दर्दमंद और बाशऊर पाकिस्तानी शहरी को तलाश है। ये सब ज़िमनी सवालात एक बड़े सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या आज की जदीद कौमी रियासतों में ऐसे बहरान जन्म लेते ही रहते हैं और उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं? अगर ऐसा नहीं तो फिर ये बहरान क्या रियासती बहरान है या फिर इन बहरानों की नौइयत सियासी है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, नून लीग के हलकों का मौक़िफ़ मौजूदा आइनी, सियासी और माशी बहरान के लिए PTI सबसे बड़ी जिम्मेदार, ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? इफ्तिखार साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के मामलात, इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम, हम समझते हैं हम कुछ कदम आगे चले गए मगर दिखता है कि वहीं खड़े हैं। इस वक्त जो हुकूमती जमात है उसका मौक़िफ़ है कि इन तमाम बहरानों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा PTI पर है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? देखें, जहाँ तक ये कहना है कि माजी की जो हुकूमत थी उसकी ज़िम्मेदारी है आइनी, सियासी और माशी बहरान पर, तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। क्योंकि आइनी बहरान जो आज हम फेस कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आपको उस रोज़ हुआ होगा कि जिस रोज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, मंजूर हुआ, लेकिन उसके साथ एक कोशिश की गई कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए और सदर पाकिस्तान ने उस असम्बली की डिसोल्यूशन पर हामी भी भर ली। ये यहाँ से वो आइनी बहरान जन्म लेता है जिससे नीयत का पता लगा कि जो लोग इस मुल्क के मामलात को चलाने में सियासी लिबादा ओढ़े हुए हैं वो चाहते क्या हैं। जब वो वाक़या हो गया तो उसके बाद एक सियासी पार्टी ने मुसलसल जो जलसे किए, उन जलसों में जिस तरीके की बातें की गई उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के हवाले से न था, बल्कि लोगों को उकसाया गया, लोगों को उन इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया गया, अदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ उकसाया गया और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए जो अच्छे नहीं होते। नतीजा क्या हुआ? जो आइनी बहरान ने जन्म लिया वो आइनी बहरान और गहरा होता गया। किसी मौके पे भी कोशिश नहीं की गई कि उस आइनी बहरान को कम किया जाए। मौका उनके पास था, उनके ख़िलाफ़ वोट हो गया था, वो असम्बली में बैठ सकते थे और असम्बली में बैठ के उस हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा सकते थे जहाँ पे वो वायलेट कर रही थी चीज़ों को, लेकिन उन्होंने वहाँ भी बैठना मुनासिब नहीं समझा, उस आइनी बहरान को और गहरा कर दिया। आगे चलते हैं। अभी आइनी बहरान और गहरा हुआ, उनको इस पर भी यकीन नहीं आया क्योंकि सिविल वॉर की तरफ अभी बात नहीं चली और वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे कि समाज इतनी बुरी तरह तकसीम हो जाए। उन्होंने फिर 2 असम्बलियाँ जो आवाम की नुमाइंदगी करती हैं 2 सूबों की, उनको भी तोड़ दिया और उनका इनको तोड़ दो।
उनके चीफ मिनिस्टर कहते रहे कि इनको तोड़ने की वजह तो बता दें। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ तोड़ दो। तो आईनी बुरान और गहरा हो गया। ये तो है आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब कि क्या आईनी बुरान जो था वो है और क्या वो जारी है। मैं समझता हूँ वो आईनी बुरान जारी है और मौजूदा इंतखाब के जो नताइज हैं जिस पे उनका क्लेम है कि उनको 190 सीटें मिलनी चाहिए थी, उस आईनी बुरान को और गहरा कर दिया है। क्योंकि 190 सीटें तो ना मिल सकती हैं ना मिलेंगी, क्योंकि उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो आईनी है। उस आईनी तरीक़ाकार को वो तस्लीम करने को तैयार नहीं, इसको बतौर नारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप समझते हैं ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी रही और वो आईनी बहरान गहरा होता गया और फिर सियासी बहरान भी रहे। अगर सबसे बड़ी जिम्मेदार या PTI ही इस बहरान को पैदा करे तो फिर मौजूदा हुकूमत को बहुत से दूसरे मामलात, वो सियासी हों, माशी हों, बाहर के ताल्लुकात हों, IMF हो, माशी इस्लाहात हो, गैर मुल्की सरमायाकारी हो, सब एक तरफ रख कर ये बहरान पैदा होने वाले मामले को ही नहीं सबसे पहले हल कर लेना चाहिए? आपकी सोच बहुत मुस्बत है। अल्लाह तबारक ताला ऐसी सोच सबको दे और इतनी मुस्बत अंदाज से सोचें। हर पर्चे में 100 नंबर होते हैं। आप सारे 100 नंबर देना चाहते हैं आईनी बहरान को ठीक करने के, तो बाकी जो 90 नंबरों का काम है, लोगों से पैसे मांगना, अपने इशारे को बेहतर करना, अपनी इक़्तिसादी सूरत को आगे ले जाना, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश करना, अपने दुश्मन जो बैठे हैं सरहदों पे उनका मुकाबला करना, आप समझते हैं उनके छोड़ दिया जाता? ऐसा होता नहीं है। आपकी ख्वाहिश बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। सियासी, मैंने बहुत अर्ज कर दिया, आईनी और सियासी चीज़ें आपस में एक दूसरे का हिस्सा रही हैं, उसने गहरा किया आईनी और माशी तौर पे आए। क्या नहीं किया, मतलब पहले तो कहा जब खुद हुकूमत में थे तो 2 वज़रा को कहा कि लिख दो IMF के बारे में कि हम 2 सूबे इस पे सिग्नेटरी नहीं है। वैलिड पॉइंट। और फिर अब आए तो IMF को खात तहरीर कर दिया कि जनाब ये नहीं होगा, हम नहीं मानते इसको। पॉइंट आ गया, उनकी कंटिन्यूटी है क्राइसिस क्रिएट करने की। नहीं, आपका सवाल का देखना, सवाल की फॉर्मेशन आपने की है, मैंने नहीं की। मेरी मजबूरी है कि मैं उनमें से एक को टच कर रहा हूँ ना। नहीं, अब माशियात की बात करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कहा जी नहीं देने, और फिर लंदन जाके जाओ, अमेरिका में जाओ, IMF के दफ्तर के बाहर हंगामा करो। और जब हंगामा हुआ तो कहा ये लोग हैं, कुछ हैं, ज़ाती तौर पे होंगे, हम हैं, नहीं हैं, वो हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जिन पे था इतराज़ और जिन पे थी तहमत, उन्हीं को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। कौन सा एडवाइज़र है जो अमेरिकन इन्होंने हासिल नहीं किया, और कौन जाके रोज़ मिलता है उसके सफ़ीर को घर में? दूसरे जाते थे तो तकरीरों में कहा जाता था साजिश हो रही है, और अब साजिश नजर नहीं आई। वैलिड पॉइंट। तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी उन पे ज़्यादा आयद होती है। और लेकिन आई एग्री विद यू, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो चाहिए कि इन हालात को बेहतर करने के लिए आवाम को कॉन्फिडेंस मिले और आगे बढ़े। हसन साहब, अगर नून लीग के हल्के बहुत से मुस्बत माशी इशारों की बात कर रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए कि माशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो क्या आईनी और सियासी बहरान इन मुस्बत माशी आशारियों को, जिसका इफ्तिखार साहब ने भी हवाला दिया, अवाम की थाली तक पहुंचने देगा? पहली बात यह है कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, आ गया मैं इस झाकोबाजी में। आपका इब्तदाई एक मफरूज़ा बड़ा मज़े का खेस है। आपने कहा कि लोगों का ख्याल था, पता नहीं कौन लोग होंगे, कि हुकूमत आएगी तो सूरत हाल को बेहतर होगी, स्टेबिलिटी आएगी। वो बिल्कुल मुझे एक लम्हे के लिए कभी गुमान नहीं गुजरा। दूसरी बात, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के आखिरी साल तक, ऑनर्स के बाद लंबा खाता है, मईशतें बुनियादी बात है, इसको समझें। मईशतें न रातों रात आबाद होती हैं, न रातों रात बर्बाद होती हैं। अब चलो आगे, ये जो आप कह रहे हो ना कि मौक़िफ़ के सद तक, इससे ज़्यादा लग़्व, बेबुनियाद, गैर तारीख़ी और गैर मंतकी मौक़िफ़ मुमकिन नहीं। इस मुल्क की बर्बादी का आगाज़ ज़ियाउल हक़ है, उसने पूरा चेहरा और कम्प्लेक्शन बदल दिया। याद रखना, ये अगर आप इसको और तरीके से देखें तो भुट्टो के कत्ल की सजा है जो इस मुल्क को मिली। वो लोग इस मुल्क पे थोप दिए गए जिन्होंने इसका कख नहीं रहने दिया। अखलाकियात बर्बाद की, सियासियात बर्बाद की, सहाफ़त को करप्ट किया। इन्होंने अपने जागीरदार जो इनका मजाक उड़ाते थे, कित्थों आ गया, उनको ला के इन्होंने गुलबर्ग से लेके तो गार्डन टाउन पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी हकीर तरीन ज़मीनों के एवज़
ये रिकॉर्ड्स हैं भी चले हैं एलडीए के। अच्छा, बाकी रह गया इमरान खान। तो यार को खुदा का खौफ करो, व्हेन ही वाज मच यंगर, उसका ग्लैमर अपनी पीक पे था, उम्र उस वक्त 50s में थी, तब तो किसी ने घास नहीं डाली, नमल यूनिवर्सिटी फलाना टमकाना, धरे का धरा रह गया। अच्छा, तुम कहो जी हथ पोया, हथ वायबल को पोया जाता है, मजदूर को नहीं। उसकी सारी मकबूलियत के पीछे इनके लिए अवाम की नफरत है, याद रखना। उन्होंने को मिर्च मसाला डाला होगा। आज क्या है, 1 साल हो गया उसको जेल में, बंदे उसके सारे तितर बेतर बेड़ा गर्क, कोई वजूद बदाहर नहीं, वजूद सिर्फ पीटीआई का है। आज कौन है, क्या हाल है इनका, पता नहीं है आपको या मुझे? कि मुनाफकत करनी है तो जरूर करें, जिसका दिल करता है वो रज के करे। इनका वजूद अवाम की इनसे नफरत का नतीजा है। पीटीआई को तो घास नहीं पड़ी यार, खुदा का खौफ करें। हाथ पवा दिया, मीनारे पाकिस्तान कितना है, ये आपके लिए क्यों नहीं करते? ओए भाई अकल करो। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मतलब बहुत नाप तोल के चलते हैं वो लोग। जो उन्होंने देखा वायबल हो गया, इसको फैसिलिटेट करो। यहां तक बाकी सुनो, आज लॉक स्टॉक एंड बैरल क्यों नहीं खड़े ये नून लीग के साथ लोग? क्यों कदम कदम पे एक एक दुकान पे गालियां पड़ रही हैं इनको? खुदा का खौफ करें यार आप लोग। उनका के जी उनका मौकफ के साथ, उनका कोई मौकफ है ही नहीं। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, आज नहीं तो कल मवर्रख लिखेगा। इमरान खान इस खानदान की पैदावार है, इनकी परफॉर्मेंस की। एक नई जनरेशन आई, उन्होंने कहा ये तो खा गए, इन्होंने तो लूट मार का बाजार गर्म किए रखा है। वही आज इस हालत में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तजीनो और आयश 15 करोड़ मांग रहा है वो किसकी, वो क्या जाती उम्र की फूल प्रूफ सिक्योरिटी। और मैंने कहा है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी वो होती है जो मौत रोके, मुमकिन नहीं है। लिंकन मर जाते हैं, कैनेडीज मर जाते हैं। ये नफरत है जो इनको समझ नहीं आ रही। दुरुस्त। आपके अगले सवाल का जवाब भी यही है। ठीक बाकी दोस्तों को टाइम दे देना। चलें ठीक है। शहजाद साहब, ये जो सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम की बात होती है, मुर्गी और अंडे की बहस, अगर हालिया अरसे में तरक्की करने वाले हम ग्लोबल साउथ ममालिक की मिसालें लें, इंडिया, चाइना, इधर बांग्लादेश, सियासी इस्तेहकाम के बायस यानी कंटिन्यूटी के बायस या स्टेबिलिटी के बायस ही तरक्की हुई है। यहाँ पे अगर हुकूमती माहिरीन की बात को तस्लीम कर लिया जाए कि माशी तौर पर सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुस्बत माशी आशारिये काम देंगे हमें? देखिए, काम वहाँ पे देते हैं जहाँ पर कोई रूल्स ऑफ द गेम तय हो और उन रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो किया जाए। जहाँ रूल्स ऑफ द गेम जो है उनको आम तौर पे और रोजाना की बुनियाद पे तोड़ा जाता हो, वहाँ पर किसी को उस खेल पे यकीन नहीं रहता। ये खेल तो नहीं है जो हुकूमत का काम है, ये जो रियासतों को चलाना होता है, ये खेल नहीं है। बड़ा सीरियस मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम है जिनका आपने फलाह का ख्याल करना है, आपने इन सरहदों की हिफाजत करनी है। तो उनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक रोजाना एक निज़ाम सक्का की तरह एक कानून राइज करके उसके हिसाब से नहीं चल सकते, जो कि हमारा मामूल बन गया है। देखिए, आपने आइन का 3 सवाल उठाए आपने। आइन, मुझे बताइए, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में आइन की हिफाजत करने वाला है कौन? आइन को तोड़ने वाले तो हर जगह मिलेंगे, आइन की हिफाजत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और एक इदारा जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो आइन की हिफाजत करे, वो अदालत है। सुपीरियर जुडिशरी का काम है आइन की हिफाजत करना, कि आइन के खिलाफ कोई काम ना हो। लेकिन अगर जिस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है कि टूल बन गई अदलिया, आला अदलिया किसी का टूल बन गई, किसका टूल बन गई? कभी हुकूमत का, कभी मुक्तदरा का, कभी किसी का, जिसके हाथ में ताकत है उसका टूल बन गई और अपनी मर्जी से आइन को तोड़ा और मोड़ा और उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया जिस तरीके से उसका फायदा पहुंचता था ताकतवर कुव्वतों को। तो फिर उस तरीके से तो मुल्क नहीं चला करते। ये तो कोई अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर मौजज़ा है कि हम अभी तक कायम हैं एक रियासत के तौर पे। यानी एक मुल्क वो था जो कि आधा हो गया, उससे भी हमने सबक नहीं सीखा। गालिबन अल्लाह का इम्तिहान इस वक्त इस शक्ल में है कि बेवकूफ़ो, अब तो समझ जाओ, इसको बचाने का कुछ तो कर लो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे आइन को मानने वाले, पहली बात, और दूसरी बात, अगर कोई उसमें कमजोरियां हैं उसको दूर करने वाले, अपने फायदे के लिए नहीं, इस रियासत और अवाम के फायदे के लिए। क्या हम मजबूर उसको ठीक करने के काबिल हैं, ठीक करना चाहते हैं, या उसके अंदर ऐसी शिकें डालेंगे जिससे कि हमारी पार्टियों को या हमें फायदा पहुंचे?
तो फिर अगर ये काम करेंगे तो फिर ये आइन नहीं होगा, इस आइन को कोई नहीं मानेगा, इस आइन को मोड़ तोड़ के ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरीके से आज तक होता रहा। अपना इफ्तिखार साहब ने बड़ी डिटेल के अंदर बताया आपको पिछले 2.5 साल के मामला जिस तरीके से हुए, हर तरफ से इसी अदलिया को इस्तेमाल करके ये तमाम मामला अदलिया ने आंखें बंद कर ली उन तमाम चीजों के ऊपर, शिकों के ऊपर जिससे आइन को तोड़ा गया और बार बार तोड़ा गया। मुक्तदरा इसमें उतनी ही इसका हिस्सा है जितना कि सियासी मुक्तदरा का हिस्सा है। सबका मिल मिला के इन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई है। माशी तौर पर पहले 60 साल के अंदर आपके ऊपर सिर्फ 6 खरब रुपए का कर्जा था, पहले 60 साल पाकिस्तान के। पिछले 16 साल के अंदर आपके ऊपर 54 खरब रुपए और बढ़े हैं, 6 खरब और 54 खरब। ये अंदाजा लगा लें 9 गुना आपके ऊपर ज्यादा बढ़ा है कर्जा पिछले 16 साल के अंदर। तो जहां आपकी मईशत इस किस्म की अल्लाह में जब पल रही हो, मांगे से खा रही हो और पेट घर में कुछ ना बना रही हो, घर में कुछ भी मौजूद ना हो और अब सिल्वरवेयर अपना आपका बेचने के चल रही हो, तो वहां पे यही हुआ करता। सियासी तौर पर आपने कहा बहरान कब नहीं होता, कब नहीं होता जहां पर मईशत तबाह हो चुकी हो, आइन ना हो, अपनी जगह पे मौजूद ना हो और सिर्फ नाम का रह गया हो, वहां पर सियासी बहरान ही होगा ना। अब्बास अत्तर ने बड़ा क्लियरली वो जो उसका खास जुमला है, उधर तुम इधर हम, ये है इस सियासत की, पाकिस्तानी सियासत की मुकम्मल तारीफ। उधर तुम इधर हम, जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम। इस जीरो सम गेम के नीचे ये सियासत चलती है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ये बादशाहत का निजाम है कि जहां पर जब बादशाह को अपना बनाना होता है अपने आप को बादशाह, तो दूसरों को कत्ल करके खत्म करके बादशाह बनता है। ये है मसला इस मुल्क का, जो जिसको मुख्तलिफ अंदाज से कभी हसन साहब बताते हैं, कभी इफ्तिखार साहब बताएंगे, अब अबसार साहब बताएंगे, लेकिन बात असल में यही है कि यहाँ इस मुल्क को ओन करने आइन पर अमल दरामद और इसकी हिफाजत। अबसार साहब, मौजूदा हुकूमत जिस नाजुक शाख पर है, आप भी बहुत बार बात कर चुके, प्रोग्राम में भी होती है, मैंडेट कहीं सवालिया निशान है, हाइब्रिड निज़ाम, एहतजाजी अपोजिशन, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ऐसी हुकूमत माशी मामलात पर रियासत की तरफ से दिए गए ब्लू प्रिंट पर कितना अमल करवा पाएगी और कहां तक चल पाएगी? बिल्कुल नहीं करवा पाएगी और ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो फिर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, जो मेरा बुनियादी सवाल है, जो बहुत से नून लीग के हल्के जब गुफ्तगू करते हैं, वज़रा करते हैं, हर बहरान की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पीटीआई पर है? तो अब अगर आप कतई कलामी की माफ़ी ना मांगे बीच में, तो फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ मुख्तसरन, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। अब देखिए, बात हुई है यहाँ, ये पीटीआई की बात आपने बड़ी अच्छी की, सियासी जमातें उस पर डालती हैं, वायबिलिटी की बात हुई है इमरान खान की। इमरान खान की वायबिलिटी क्यों चेक की गई? वजह थी उसकी बैकग्राउंड है कुछ। 2 बड़ी सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत नहीं देंगे अपने मामलात में, जिसकी उन्होंने 70-80% तक उसकी ताबेदारी भी की, कुछ वायलेशन भी की, लेकिन एक सिस्टम चल रहा था। फिर 18वीं तरमीम भी आ गई, उस पे कुछ लोग रिटायर्ड जो गोल्फ खेलने के बड़े शौकीन हैं, उन्होंने सोचा ओहो ये तो ठीक नहीं है, साइंसदान थे ना वो, उनके ख्याल में अब एक वायबल ऑप्शन तीसरा लाना चाहिए। वो जो तीसरा वायबल ऑप्शन था, जो आज इस्टेब्लिशमेंट का नाकिद बना हुआ है, और दोहरा मयार ये है कि आज वो नाकिद हो के भी बात सिर्फ ये कहते हैं कि हम आर्मी चीफ से या DGISS से करेंगे, वो ये बात कहते हैं, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। क्यों? वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट अपनी गोद में हमेशा बिठा के रखे और हमें सपोर्ट करे, जिस पे लोगों का यहाँ एक तबके का ये ख्याल हुआ कि 1 पार्टी फैशिस्ट सिस्टम की तरफ ये जमात लेके जाना चाहती है। अब उस पर गलती ये की PDM की जमातों ने कि जब इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया अपनी गलती का, तो इन्होंने जाके सारा ब्लेम अपने ऊपर लेके उसकी मकबूलियत कर दी, उसकी मकबूलियत मकबूल कर दिया उसको, इमरान खान को, जो इनका जो नैरेटिव था वो लेके चला गया। एंटी इस्टेब्लिशमेंट आज भी नहीं है इमरान खान, वो सिर्फ ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी सपोर्ट छोड़ के मेरी करे। सही। अब यहाँ पे बात हुई है कि मुखालफत बहुत इन सियासी जमातों की, नफ़रत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ तनकीद बहुत हो रही है सियासी जमातों पे, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा वो नाकिद हैं पॉलिसीज़ के, सिस्टम के। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये जो यंग जनरेशन है ये नाकिद है उन सियासी जमातों के या जो सिस्टम चला रहे हैं उनके? आपको जवाब मिल जाएगा सारी बात का। तो ये जो मकबूलियत और ये जो नफ़रत में वोट पड़ा है ना, ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं पड़ा, ये कुछ
सिस्टम से नाराज़गी है नौजवान नस्ल की। उस सिस्टम को आके जो भी बचाएगा, खान साहब ने 3.5 साल उस सिस्टम को बचाया, उस सिस्टम के कंधों पे सवारी करके पूरी अपोजिशन को रगेदा, मीडिया को रगेदा, सब पे जुल्म किया, अदलिया पे जुल्म किया, लोग उनके खिलाफ हो गए थे। और यही काम पीडीएम ने किया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया, लोग उनके भी खिलाफ हो गए। मर्ज को समझने की कोशिश करें, ठीक है जी, और इस मर्ज का इलाज हम करें अपनी तासुब की ऐनक उतार के इस मुल्क की खातिर कि ये नहीं चल सकता है। वैलिड पॉइंट, बड़ा अहम सवाल करना पड़ेगा इन। ठीक है जी, बहुत अहम सवाल है कि क्या बेहतरी करना चाहिए। बेहतरी उन्होंने ही करनी है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से पॉलिसीज़ बना रहे हैं और पॉलिसी साज हैं, और यही वो फ़र्क है हैव एंड हैव नॉट का, जिसकी नौजवान नस्ल नाक़िद है कि पॉलिसीज़ अवाम को डिलीवर क्यों नहीं करी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक ऐसा और कानून बनाया जा रहा है जो शायद हत्के इज़्ज़त के मामले को इस मुल्क में हल कर दे। क्या ज़रूरत है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब असेंबली में हुकूमत की तरफ से पेश किया गया हत्के इज़्ज़त बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से पेश किए गए इस बिल के तहत किसी भी शख्स को सरकारी एहलकारों यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स और आम शहरियों के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में गुमराहकुन दावों पर सजा दी जा सकेगी। तमाम आइनी इदारों के सरबराहान, हुकूमती अफराद और आम शहरी पंजाब डेफेमेशन एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करता है या इल्ज़ामात लगाता है तो मुतासरा शख्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 6 माह में केस का फैसला करने के पाबंद होंगे। अखबार, रेडियो, टेलीविजन के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर भी गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इस बिल का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा, झूठ को पकड़ना और मनफी प्रोपेगेंडा को फैलने से रोकना है। पंजाब असेंबली में बिल के खिलाफ अपोजिशन की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने भरपूर हंगामा किया और बिल को काला कानून करार देकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। सहाफती तंजीमों ने भी पंजाब हुकूमत का हत्के इज़्ज़त कानून मुस्तरद करते हुए मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दी है। सहाफती बरादरी के मुताबिक ये काला कानून है। बिल की तैयारी के वक्त स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की गई। सहाफ़ियों की जबान बंदी के लिए पंजाब हुकूमत आमिराना डगर पर चल रही पड़ी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उन्हें इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। यूँ मालूम होता है कि बिल ख़ास मकासद के लिए लाया जा रहा है। बज़ाहिर शहरियों की आज़ादी पर कदगनें लगाई जा रही हैं। PTI और सहाफ़ियों की जानिब से बिल के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की ज़बान बंदी नहीं की जा सकती। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। दुनिया भर में हुकूमतें झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए कानून साजी करती हैं। मौजूदा हुकूमत मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया पॉलिसिंग के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। रवा माही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कायम की गई है। फिर पेका एक्ट तरमीमी बिल की तैयारी और सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि जब मुल्क में विफाकी सतह पर पहले से ही पेका एक्ट और सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ क़वानीन मौजूद हैं तो फिर सिर्फ पंजाब हुकूमत को ही ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि वो अपोजिशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर सूबे की हद तक अलग से रेगुलेटरी क़वानीन मुतारिफ करवाए। पैनल इस पर क्या राय रखता है कि वाकई इसकी ज़रूरत है? इस वक्त जिस तरह का झूठ या जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या फिर बहुत से क़वानीन हैं और उसको हैंडल किया जा सकता है। सवाल इस तरह से हत्के इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002, पीका एक्ट 2016, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2024, PTA 1996 मौजूद। मजीद सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम भी ज़ेर गौर है। सबकी मौजूदगी में पंजाब हुकूमत को नए कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई है? अबसार साहब देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा अनफैशनेबल है इस बारे में, क्योंकि मैं दोहरे मयार देख चुका हूँ सहाफ़ियों के भी और TV चैनल मालिकान के भी और सियासी जमातों के भी। ये सिर्फ सियासत हो रही है आम आदमी के राइट्स के अराउंड। ये राइट्स सिर्फ सहाफ़ियों के नहीं होते, पूरे मुल्क के अवाम 25 करोड़ अवाम के राइट्स हैं और ये पूरी दुनिया में होते हैं। मैं एक सवाल हमेशा करता हूँ जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि पाकिस्तानी TV चैनल यहाँ पे बैठ के, या पाकिस्तानी व्लॉगर जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के हर एक की पगड़ी उछाल देते हैं, हर एक को गाली निकालते हैं, हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हर एक के ख़िलाफ़ फतवा देते हैं
और जब उनके खिलाफ कानून कोई हरकत में पैमरा को या कोई और कानून हो तो वो शोर मचाते हैं। आज़ादी सहाफ़त का आज भी ये हो रहा है। लेकिन आज तक मुझे इन लोगों ने ये जवाब नहीं दिया कि उन्हीं अल्फाज पे बरतानिया में टीवी चैनल बंद कर दिए उन्होंने, एंकर्स को जुर्माने किए, टीवी चैनल को जुर्माने के, करोड़ों रुपए के बैंकरप्ट हो गई वो कंपनियां जो वहां पे वो टीवी चैनल चलाती थी। एक दफा नहीं हुआ, 10 बार हुआ। आप मुझे बताएं, क्या ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने जाके किसी सहाफती तंजीम ने मुजाहिरा किया? हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश मीडिया सिस्टम फॉलो करते हैं, जाते ना अपने वीजे फाड़ के आग लगा देते क्या हम नहीं जाएंगे बरतानिया, आज़ादी सहाफत के खिलाफ है। नहीं करते, यहां करेंगे क्योंकि यह सियासत है, सूट करती है। कभी एक सियासी जमात, कभी दूसरी सियासी जमात। ये नून लीग अपोजिशन में थी तो यही करती थी। तो अब साहब ये कहा जाए कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं ऐसी कानून साजी करके, बहुत से कवानीन मौजूद हैं, आप पिक एंड चूज करेंगे और जो आप कह रहे हैं सियासत करेंगे फिर इस पे। मैं बताता हूं ना, जो बॉडीज जितनी आपने गिनवाई है ना वो सब ना हो। तौहीन हद के इज्जत का कानून होना चाहिए, पूरी दुनिया में है। पहले से हमारे यहाँ भी है। आपको मैंने बरतानिया की, हमारे यहाँ कोई नहीं है ना, कोई फैसला होता है। टॉर्ट्स लॉ जो है उस पर हमारे यहाँ कोई वो है ही नहीं। अगर वो हो तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं छोटी सी, जल्दी से बात खत्म करूंगा। सेक्शन 499 हद के इज्जत का पीनल कोड में है। मेरा सवाल यही है कि जब माजी में कोई डिलीवर नहीं कर सका तो कैसे डिलीवर करेगा? तो इसके थ्रू हो जाएंगे क्या? फैसला ही नहीं करती, मतलब फिर सियासत होगी ना, पिक एंड चूज होगा पसंद नापसंद पे। क्या कैसे ये तो आपको ये आप किसी भी बात पे कह सकती हैं। FIA पिक एंड चूज नहीं करता। मुझे ये मैं आपसे ये सवाल तो पूछा है, आप बरतानिया के बारे में बात करते हो, क्यों नहीं कहती पिक एंड चूज होगा? हद के इज्जत नहीं होना चाहिए। मुझे कोई काफिर करार दे दे टीवी पे बैठ के, आप जैसा जियाला जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन, और मैं या मुझे काफिर करार दे दे या गद्दार करार दे दे, इंडिया का एजेंट करार दे दे, मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन है उसका? आप पैमरा का हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देते हैं 5 मिनट में पैमरा के फैसले के खिलाफ। हद के इज्जत का कानून, अदालत में जाऊंगा मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, अदालत फैसला करे इंडिपेंडेंटली, कोई सरकारी इदारा उसमें शामिल नहीं होगा। जो अदलिया तो आजाद है, तो अदलिया के पास जाने दे, ये बेहतर है। हद के इज्जत का कानून पूरी दुनिया में है, बरतानिया में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, हर जगह है, और ये इससे बेहतरी आती है। अब देखें, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा जल्दी से। अब आप अगर ये मैं वायलेट करें किसी भी लॉ का पाकिस्तानी अभी टीवी पे कैमरे के सामने बैठ के, तो बेहतर क्या है कि पैमरा हमारे खिलाफ एक्शन करिए, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। पैमरा को फंसाते हैं, फिर उनको तनकीद करते हैं ऐसे PTA, पैमरा, FIA क्यों इंटरवीन करे? अदालत के पास जाए जिसकी हद तक हुई है। आम आदमी को, बिल्कुल आम आदमी बहुत मुश्किल में है, इस वजह से आम आदमी हमारे और मुश्किल का अंदाजा है बार डिलीवरी की और कानून पे भरोसे की। वही बात है हसन साहब, आपके ख्याल में ऐसा कोई भी कानून बना है तो हर हुकूमत उसके हक में होती है और अपोजिशन उसकी मुखालिफत करती है, क्या जरूरत है इस कानून की? ये डिलीवर करेगा? पहले इस मुल्क में कौन सा कानून है जो डिलीवर कर रहा है? लेकिन बहरहाल एक जाती मेरी ख्वाहिश है, सार आलम साहब का आप कोई नज़र उतारें और बिल मुझे भिजवा दें। बात उन्होंने बड़ी पते की है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में इज्जत का ताल्लुक कानून से नहीं होता, किरदार और कारकर्दगी से होता है। आज भी जिसने कभी देखा नहीं, मैं कार्नेलियस का नाम लेता हूँ, मेरे अंदर एक लहर उठती है तरहम की, ठीक है। इसी तरह रुस्तम कियानी साहब का जब मैं नाम लेता हूँ, मेरे अंदर एक फीलिंग, हालांकि मैंने उनको फिजिकली देखा भी कभी नहीं, वो हमारे होश से पहले ही मेरा ख्याल होता। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स में मसूद खदरपोश, हिंदू उस बंदे को मसूद भगवान कहते थे। तो बुनियादी तौर पे अच्छा, बाकी रह गया ये कानून शानून पे, यार ये कहाँ बैठ के किस तरह की बातें करते हैं। इस मुल्क में पहले कौन सा कानून है इस पे अमल दरामद हो रहा है? एक लड़की ज़िबा की गई इस्लामाबाद में, किधर है कानून? इस्लामाबाद कोयटा रोंद के गुजर गया, पूरी दुनिया ने देखा, किधर गया कानून? वैलिड। एक लड़का लौंडा, एक पूरा खानदान खा गया, किधर गया कानून? बात सुने, ये है मुट्ठियों को हवा को मुट्ठियों में बंद करने वाली बात है। और पाकिस्तान अब जहां है, मेरे मुंह में खाक, जब तक पाताल को नहीं अब टकराता, इसके बाउंस बैक करने के भी चांसेस नहीं। ये जुमला याद रखना। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। नहीं, बात का लुढ़क पड़े ना ऊपर से काम, फिर नहीं रुकता।
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, ये जो हम हत्के इज्जत ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, कानून बना रही है हुकूमत, 8 करोड़ से जायद इंटरनेट सार्फिन है। सोशल मीडिया एक बड़ा मामला बना हुआ है पाकिस्तान में, दुनिया के लिए ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या हुकूमत रेगुलेट कर पाएगी सोशल मीडिया को? ये 8 करोड़ पर नजर रखना, मॉनिटर करना और फिर सही बंदा पकड़ा जाए और उसको सही सजा मिल जाए? देखिए, एक तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे तो ज़्यादा फिक्र आपके प्रोग्राम की हो रही है। आप लाहौर में बैठी हैं, पंजाब हुकूमत का कानून है, पता नहीं अगले हफ्ते चलता है कि नहीं चलता प्रोग्राम आपका। अल्लाह रहम करे। और अगर आप अपना जो अंदाज है सवालात का और जो जवाब आपको मिलते हैं ये दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आपके प्रोग्राम की तो खैर नहीं है। तो पहला ख़तरा तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए, जो कि हम 4-5 जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, नहीं शायद किसी को ना होता हो, हमें तो ज़रूर महसूस होता है। दूसरी बात, कुछ लोगों की इज्जत जो है ना, वो लोगों की, कुछ दूसरे लोगों की जान, भूख, प्यास, नंग से ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। ये है सबसे बड़ा मसला। मेरी इज्जत को हाथ ना पड़े, बाकी तुम मरते रहो, भूखे ख़त्म हो, तुम खुदकुशियाँ करो, नंग के साथ करो, अफलास के साथ करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी इज्जत को ना हाथ लगाना, हद तक नहीं होनी चाहिए मेरी। तीसरी बात, मज़े की बात सुने, मुझे बताएं, ये आम आदमी की बात करते हैं, क्या आम आदमी जब इनको गालियां पड़ती हैं, चाहे सोशल मीडिया पे पढ़ें चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पढ़ें, उससे वो खुश होता हो? कभी ये भी रिसर्च करके देखी है, कभी सर्वे किया है कि कितने लोग कहते हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहा है? करके तो देखो कभी यार। हो सकता है आम आदमी इन चीज़ों से खुश होता हो, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर किस तरह के लोग बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उधर भी एक प्रोपोर्शनैलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा देखें और तनासब देखें और देखें कि असल हकीकत क्या है। चौथी बात, जहां पर निज़ाम सक्का होगा वहां पर इस किस्म के और इस तरह के रतन होंगे, इस किस्म की गुफ्तगू होगी। 2 एरियाज हैं जो कि किसी भी हुकूमत को एडवाइज करते हैं सही तरीके से, या उसको गार्ड रेल्स के अंदर रखते हैं, रस्ते पे रखते हैं, मुतय्यन रस्ते पे। एक होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जहां नंबर ओवर रूल कर जाए, जो कि इस केस में हुआ, तो वो पार्लियामेंट काम नहीं होती। फिर क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, कि ये ना बनाए और बहुत सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, ये हमें गलत एक इंप्रेशन जाएगा, तो ना करें ये काम। वो जहां ब्यूरोक्रेसी अलबत्ता ये हो कि हुक्म की तामील होगी, यानी ऐसे लोग जिनको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहान दे के हम वहां खड़ा करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी और कमिश्नर और क्या क्या बनोगे, और उनका एक ही नारा हो, हुक्म की तामील होगी। तो फिर उस हुक्म की तामील का यही हुआ करता है। अवामी रद्द-ए-अमल कब आएगा? क्योंकि उसको चेक करने के लिए फिर आखिरी तरीका अवामी रद्द-ए-अमल, क्योंकि जब सारा निज़ाम बैठ जाता है और सिर्फ एक ही मकसद को हल करने के लिए और हुक्म की तामील के लिए चल पड़ता है, तो फिर कोई ना कोई तो रद्द-ए-अमल आता ही है। उस रद्द-ए-अमल से डरो। जो भी मकासद हैं, जो कवानीन बनाए गए, आपके ख्याल में वो डिलीवर करेंगे? क्योंकि अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमें कह रही हैं उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। देखिए, सवाल किसी तंजीम का या किसी हुकूमत का नहीं है। ठीक है, मेरे दोस्तों की राय है, मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन सवाल है कि अगर आपको ये थ्रेट किया जाए कि हम आपको कत्ल कर देंगे, तो रियासत को क्या करना चाहिए? और जिसको ये थ्रेट हुआ है उसको क्या करना चाहिए? क्या रियासत का फ़र्ज़ नहीं कि उसको प्रोटेक्ट करे? और अगर प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन हैं और उन कवानीन का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या उन कवानीन का इस्तेमाल जो आज़ादी इज़हार राय है उसके रास्ते में रुकावट है? जब आपकी माँ, बहन, भाई और आपके ख़ानदान को गलीज़ तरीन गालियाँ दी जाएं, तो क्या उन तक पहुंचना, उनको गिरफ्तार करना या उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन का आगाज़ करना जुर्म है? क्या एक धड़ा लोगों को उकसाए कि हुकूमत को उल्टा दो, छीन लो, लूट लो, क्या उसको ये आज़ादी दी जा सकती है? सर, क़वानीन सब मौजूद हैं। एक सेकंड हो, ये हम कानून की बात कर रहे हैं यार, आप क्या बात कर रही हैं? मैंने पहला सवाल किया कि अगर कत्ल की मुझे आज से 6 साल पहले कत्ल की धमकी मिली थी, चकवाल से एक सियासी वर्कर था जिस बेचारे ने दी थी, और जब मैंने इंक्वायरी करवाई और मुझे पता लगा एक सियासी पार्टी का बेचारा गरीब वर्कर है, तो मैंने कहा छोड़ दो। लेकिन सवाल है, मुझे देखना तो होगा कौन धमकी दे रहा है मुझे। दुरुस्त। और मेरे एक दोस्त के साथ एक सियासी दोस्त ने कुछ इल्ज़ाम तराशी की थी,
मैंने उसके ख़िलाफ़ तौहीन ये हत्या इज़्ज़त का दावा किया था। 6 साल मैंने फ़ाइट किया और अब मैं इस नतीजे पे 30 अप्रैल को पहुंचा कि नहीं यार मैं अब ये वापस ले लेता हूँ, क्योंकि वो बेचारा खुद इस वक्त मुश्किल हालात में है। आपने वापस ले ली? ये बिल्कुल। अगर ये जो नया कानून ये बन रहा है आपके ख्याल में ये होता तो क्या डिलीवर कर देता? मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं बात कुछ और कर, देखें ये जो आज़ादी है ना मेरी और आपकी और शहजाद साहब की और अफसार साहब की और हसन साहब की, इसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन आज़ादी की एक हद होती है। बिल्कुल ठीक, जिम्मेदारी के साथ। हमारे घरों में भी आज़ादी का एक हद है। हम अपने मुलाजिम को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को एक ख़ास हदूद और क़यूद के दरमियान झाड़ते हैं, उनसे झगड़ते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए एहतियात करते हैं, उनको धमकी नहीं देते, उनको अगवा करने की धमकी नहीं देते, उनको ख़त्म करने की धमकी नहीं देते। देखें, बात सुने, ये बहुत होगी खेल। क्या आप इन 8 करोड़ लोगों को ये इख्तियार देना चाहते हैं कि जो जिसकी मर्जी है वो करे? आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। जो एक ताकत है, जो मेरा इख्तियार है, जो मेरा आईनी हक है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।